हेलो बच्चों, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। चैप्टर नंबर 3 है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं मानव जनन। पार्ट नंबर 3, अध्याय नंबर 3 है मानव जनन। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 2 के सारे टॉपिक वाइज वीडियो डाल दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, इसको स्टार्ट करेंगे मानव जनन। मानव जनन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके नॉर्मल बॉडी से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, अपने आप को समझना है कि हमारे अंदर ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं। आपको क्या करना है, समझना है कि इस तरह से क्या हो रहा है मेरे अंदर। ठीक है, तो मानव जनन में क्या करते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के, इस पार्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक है उनके ऊपर अपन थोड़ा लिख देते हैं। सबसे पहले है नर जनन तंत्र। सबसे पहले अपन नर जनन तंत्र है उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा अध्ययन करेंगे अपन मादा जनन तंत्र का। किसका अध्ययन करेंगे? मादा जनन तंत्र का, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र है उनकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद अपन तीसरा टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा युग्मक जनन। क्या होगा? युग्मक जनन। युग्मक जनन के अंदर अपन शुक्र जनन और अंड जनन क्रियाएं दोनों अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे निषेचन। क्या पढ़ेंगे? निषेचन। निषेचन के बाद अंतरोपण। क्या पढ़ेंगे? अंतरोपण। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। क्या पढ़ेंगे? प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। मेन टॉपिक इसमें यही है। ठीक है, तो अपन इन टॉपिक को सबको टच करेंगे। इसमें आतर्व चक्र भी दे रखा है, इन टॉपिक्स को अपन क्या करेंगे? टच करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आपको क्या है, लाइन से लाइन बताया जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, आपको याद ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है, तो अपन नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन, निषेचन, अंतरोपण, प्रसव, दुग्ध स्त्रावण, आतर्व चक्र, इन सब घटनाओं को धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, जरायुज प्राणी किसे कहते हैं? उदाहरण लिखो। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। इंट्रोडक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं, जरायुज प्राणी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जरायुज प्राणी के आगे लिखा होगा सजीव प्रजनन। क्या लिखा होगा? सजीव प्रजनन। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है? मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है? यहां से ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि युग्मक जनन की क्रिया से, जो शुक्र जनन और युग्मक जनन की क्रिया नर और मादा में कब बंद होती हैं? युग्मक जनन की क्रिया नर और मादा में कब बंद होती है? ये 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, अपन तीनों क्वेश्चन को सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है उसके अंतर्गत इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने टारगेट आ गया कि जरायुज प्राणी किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जो अपने समान शिशु विकसित करते हैं, शिशु उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्राणी जो अपने समान क्या करता है, अपने समान पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, अपने समान पूर्ण विकसित शिशु उत्पन्न करते हैं, अपने समान पूर्ण विकसित शिशु उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं जरायुज प्राणी। क्या कहते हैं? जरायुज प्राणी। अब दूसरे होते हैं अंडज। आपने देखा होगा मुर्गी क्या करती हैं? अंडे देती है। ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं? अंडे उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है अंडज। ये ध्यान रखना। मनुष्य कैसा प्राणी है? जरायुज प्राणी है। गाय भैंस को आपने देखा होगा कैसे प्राणी है? जरायुज प्राणी है। बकरी है, वो कैसे प्राणी है? ऐसे प्राणी जो अपने समान पूर्ण विकसित शिशु उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं जरायुज। समझ गए? अब इसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये होता है, बाह्य लक्षणों के आधार पर आप नर और मादा प्राणी में अंतर कर सको। जब बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी में अंतर कर सकते हैं, जब बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी हैं, उसकी पहचान की जा सकती है। जब बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी की पहचान की जा सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। जैसे आपको एक नर है उसको पहचानना है, एक मादा है उसको पहचानना है। मनुष्य के अंदर आप आराम से पहचान सकते हो। आप जैसे ही लड़का जन्म होगा, लड़की जन्म होगी, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? इनके वर्षण कोश देखेगा, यानी वर्षण देखते ही और शीशन देखते ही बता देगा कि ये नर है। ठीक है,
और मादा के अंदर क्या होगा, जननांग देख कर बता देंगे। तो बाह्य जननांगों के आधार पर पहचान सकते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जैसे लड़की बड़ी होती है तो उसमें स्तन विकसित हो जाते हैं, उसके आधार पर पहचान लिया जाता है कि लड़का है या लड़की है। फिर आवाज से पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो बाह्य लक्षणों के आधार पर अगर नर और मादा प्राणी की पहचान की जा सकती है, इसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। ठीक है, कभी भी आपसे पूछे कि मनुष्य के अंदर नर और मादा को आप पहचान सकते हो क्या, तो आपको बताना हाँ हम इजीली पहचान सकते हैं। यानी बाह्य लक्षणों के आधार पर जब नर और मादा प्राणी विभेद किया जा सकता है उसे कहते हैं लैंगिक प्राणी, लैंगिक द्विरूपता। अब मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है, इसका अपन पूरा अध्ययन करेंगे। ये मनुष्य में कोरक होता है कोरक पुट्टी प्रकार का, ये अभी इसका ध्यान रख लो कि मनुष्य में कोरक कोरक पुट्टी प्रकार का होता है। ठीक है, युग्मक जनन की क्रिया। अब सवाल आता है पुरुषों में शुक्र जनन की क्रिया कब तक होती है, पुरुषों में शुक्र जनन की क्रिया कब तक होती है। तो पुरुषों में शुक्र जनन यानी शुक्राणु कब तक बनते हैं, तो आपको बताना है जीवन भर बनते हैं। पुरुषों में शुक्राणु जीवन भर बनते हैं। एक 80 साल का लोग, 80 साल का कोई वर्द है, वो भी क्या कर सकता है, पिता बन सकता है, क्योंकि उसमें शुक्राणु बनते हैं, उसके वीर्य में शुक्राणु होते हैं। और महिलाओं में अंड जनन की क्रिया कब तक होती है, महिलाओं में अंड जनन की क्रिया 50 वर्ष तक होती है। यानी 50 साल के बाद उसमें अंडे नहीं बनते हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। पुरुष तो क्या होते हैं, जैसे एक 80 साल का आदमी है, उसकी शादी मान लो 30 साल की लड़की के साथ, औरत के साथ या लड़की के साथ हो जाती है, तो क्या होगा, वो शुक्राणु बनाएगा और औरत गर्भवती हो जाएगी। यानी उसमें जीवन भर ये क्रिया चलती है शुक्र जनन की। महिला में अंड जनन की क्रिया 50 वर्ष के बाद रुक जाती है। कोई 50 साल के बाद महिला है उसमें आंतरचक्र रुक जाता है, वो कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती हैं। तो ये अपन के 4 क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे, जो इन्होंने सबसे पहले पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में ये 4 क्वेश्चन दिए थे इन्होंने कि भाई बच्चों को कुछ नॉलेज देते हैं। तो सबसे पहला जरायुज प्राणी क्या होता है, मनुष्य को देखोगे आप, सजीव प्रजनक प्राणी भी लिखा होता है, विविपोरस भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं विविपोरस। क्या कहते हैं, विविपोरस। यानी ऐसे प्राणी जो अपने समान पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं सजीव प्रजनक। अब लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं, जब बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी की पहचान की जाती है उसको कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। मनुष्य में कोरक किस प्रकार का है, कोरक पुट्टी प्रकार का। अब यहां से सवाल कुटक होता आपसे पूछ लिया जाता है कि एक पुरुष है उसमें शुक्र जनन की क्रिया कब तक होती है, तो उसमें शुक्र जनन की क्रिया पूरी जिंदगी होती है, यानी शुक्राणु उसमें पूरी जिंदगी बनते रहेंगे। जब वो यौवन अवस्था में प्रारंभ करेगा, जैसे 12-13 साल का होगा, तो उसमें शुक्राणु बनेंगे और फिर उसमें जिंदगी भर शुक्राणु बनते रहेंगे। महिला में अंड जनन क्रिया होती है, वो कब तक होती है, उसमें 50 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है और ये रुक जाती है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको नोट कर लो और इनको याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र है, उसका अध्ययन करेंगे। अपन चैप्टर नंबर 3 है उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसमें अपन जो टॉपिक लेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है नर जनन तंत्र। आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है और समझना है किस तरह से क्या होता है। अपन ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो लाइन से लाइन है जो अपने क्वेश्चन आते हैं उसमें उनको अध्ययन करेंगे। अपन चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, उसमें अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है नर जनन तंत्र। क्या है, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है, 3 है, उसका पॉइंट है नर जनन तंत्र, उसका अध्ययन कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो आपको नर जनन तंत्र है उसके बारे में आपको बताते हैं। नर जनन तंत्र में ये पाया कहा जाता है, ये पाया जाता है मनुष्य के श्रोणी प्रदेश में, श्रोणी प्रदेश में, यानी मनुष्य के पेल्विस क्षेत्र के अंदर ये पाया जाता है। पेल्विस मतलब जो अपन कहते हैं दोनों टांगों के बीच का जो क्षेत्र है, जो कूल्हे है अपने, जहाँ पे वसा का जमाव होता है, कूल्हे हैं, यानी पेट के नीचे वाला भाग है, वहां पाए जाते हैं, श्रोणी प्रदेश में पाया जाता है नर जनन तंत्र। ठीक है, अब नर जनन तंत्र के भाग है उनको अध्ययन करना अपने को। सबसे पहले तो नर जनन तंत्र है उसमें प्राथमिक जननांग 2 भागों में बांटा गया है। नर जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्राथमिक जननांग और एक है सहायक जननांग। ठीक है,
एक होते हैं प्राथमिक जननांग और एक होते हैं सहायक जननांग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये दो पार्ट्स याद करने हैं। प्राथमिक जननांग के अंतर्गत आता है एक ही पार्ट आता है वर्षण। क्या आता है? वर्षण। ठीक है, वर्षण है वो मेन टेस्टिस है, ये प्राथमिक जननांग है, ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब सहायक जननांग है, उसमें सबसे पहले आता है जिसको अपन कहते हैं शुक्र अपवाहिका। सबसे पहले आएगा शुक्र अपवाहिका, या लिखा हुआ है शुक्र वाहिका। क्या लिखा हुआ है? शुक्र वाहिका। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है अधिवर्षण। क्या लिखा हुआ? अधिवर्षण। तीसरा पार्ट है जिसका नाम है शुक्र वाहिनी। क्या है? शुक्र वाहिनी। चौथा भाग है जिसको अपन कहते हैं मूत्र जनन मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र जनन मार्ग, या इसका नाम होता है मूत्र मार्ग। क्या होता है? मूत्र मार्ग। फिर उसके बाद पांचवा भाग है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। फिर उसके बाद अगला भाग है जिसको अपन कहते हैं शिशन। सहायक जननेंद्रिया, शिशन, पेनिस, ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सहायक ग्रंथियों के 3 नाम याद करने हैं। सबसे पहली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरा भाग है, दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम आपको बताना शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। तीसरी है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये आपको क्या करने हैं? भाग याद करने हैं। ठीक है, अब सबसे मेन सवाल यहां से पुटअप होता है प्राथमिक जननांग नर में। किसमें? नर में या पुरुष में प्राथमिक जननांग का नाम लिखो। क्वेश्चन सीधा के सीधा पुटअप होता है प्राथमिक जननांग। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार क्या लिखे क्या नहीं लिखे। मैंने स्पेशल रूप से आप लोगों के क्वेश्चन बनाया, मैंने कई जगह ये क्वेश्चन देखा ऐसा छपा हुआ कि प्राथमिक जननांग कौन है, तो आपको बताना है विषण है वो प्राथमिक जननांग है। ठीक है, अपन आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे पूरा वर्षण को। अब सहायक जननांग में आपको नाम याद रखना है शुक्र अपवाहिका है, अधिवर्षण है, शुक्र वाहिनी है, फिर मूत्र जनन मार्ग है, मूत्र मार्ग है, सहायक ग्रंथियां हैं, फिर ये शिश्न है। ये सब पार्ट्स हैं। अब इसमें सहायक ग्रंथियों के नाम आपको कंठस्थ याद करने हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये आपको नाम लिख लिख कर याद करने हैं। आपको नाम याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करने हैं? ये नाम याद करने हैं। शुक्र अपवाहिका, अधिवर्षण, शुक्र वाहिनी, मूत्र जनन मार्ग, सहायक ग्रंथियां और शिश्न। अब अपन इसका एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सारे भाग में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताओगे नर जनन मार्ग, जो नर जनन तंत्र है वो कहां पाया जाता है? श्रोणी प्रदेश यानी पेल्विस क्षेत्र में पाया जाता है। प्राथमिक जननांग का नाम बताओ, तो प्राथमिक जननांग का नाम आपको ये इस तरह से बताना है। अब अपन ये 2 डायग्राम देखेंगे, एक तो सेक्शन कटिंग देखेंगे और एक इसका आरेख के निरूपण देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ये वर्षण कोश है। क्या है? ये वर्षण कोश है। इस तरह से वर्षण कोश में क्या स्थित है? वर्षण स्थित है। ये वर्षण कोश है। एक त्वचा का बना हुआ, ढीली ढाली त्वचा का बना हुआ एक चित्र है। ये टांगों के बीच लटका हुआ होता है वर्षण कोश। ठीक है, जिसके अंदर ये वृषण स्थित है। ये वृषण मुख्य जननांग है। अब इससे क्या निकलता है? इससे अधिवर्षण निकलता है। इससे ये अधिवर्षण निकलेगा। अधिवर्षण अपन अलग पेन से बनाता है कि आपको समझ में आ जाए। इस वर्षण से क्या निकलेगा? अधिवर्षण निकलेगा। तो ये क्या है? ये आपको बताना है। ये है वर्षण कोश। क्या है? वृषण कोश। थैले के समान होते हैं, वृषण इसके अंदर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होता है, हवा लगती रहती है टांगों के बीच में, ये पाया जाता है। इसमें हवा लगती रहती है, ये थोड़ा ठंडा रहता है। इसके अंदर ये वर्षण कोश स्थित, वर्षण कोश के अंदर ये वर्षण स्थित है। एक जोड़ी होते हैं, मैंने एक ही बनाया है। एक जोड़ी वर्षण होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब ये वर्षण है, इससे निकलती है अपने इस तरह से ये अधिवर्षण। अधिवर्षण इस तरह से निकलता है। अधिवर्षण आगे क्या होता है? शुक्र वाहिनी में खुल जाता है।
आगे ये शुक्रवाहिनी है, क्या है, ये शुक्रवाहिनी है, ये इस तरह से शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी है, ये मूत्राशय के पृष्ठभाग में जा रही है। कहाँ जा रही है, मूत्राशय के पृष्ठभाग में जा रही है। तो ये क्या है, ये शुक्रवाहिनी है, क्या है, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, ये शुक्रवाहिनी है। अब ये शुक्रवाहिनी है और यहां पे ये क्या होती है, ये शुक्राशय है, ग्रंथि है, शुक्राशय। कौन सी ग्रंथि है, शुक्राशय, शुक्राशय ये ग्रंथि है, ठीक है। लाल रंग की आपको दिख रही है शुक्राशय है। तो ये क्या है, शुक्रवाहिनी है, 45 सेंटीमीटर लंबी है ये लगभग, ये यहां से अधिवर्षण है, इस अधिवर्षण लिखते हैं, अधिवर्षण, अधिवर्षण, वर्षण से एक कुंडली नली निकलती है, वर्षण से एक कुंडली नली निकलती है जिसको अपन कह रहे हैं अधिवर्षण। क्या कह रहे हैं, वर्षण से इस तरह से कुंडली नली निकलती हैं जिसको कहते हैं अधिवर्षण, ठीक है। और भी डायग्राम है ये अपने एक और कोर्स में, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपके। अधिवर्षण आगे क्या हो गया, शुक्रवाहिनी में खुला, शुक्रवाहिनी आगे जाके क्या शुक्राशय के साथ मिलता है और दोनों मिलकर एक नली बनाते हैं। इस नली का नाम होता है स्खलनी नली। दोनों मिलकर जो ये शुक्रवाहिनी है, क्या है, शुक्रवाहिनी भी थोड़ी फूली भी बनाते हैं, अंतिम सिरा में फूला होता है, जो फूला हुआ होता है थोड़ा फूला हुआ बनाते हैं इसको भी, यहाँ पे ये थोड़ा यूं फूल जाता है, अस्थायी रूप से यहाँ शुक्राणुओं का संग्रह होगा। ये क्या है, ये शुक्रवाहिनी है और ये शुक्राशय है, दोनों आपस में मिलते हैं और एक नली बनाते हैं। इस नली का नाम होता है स्खलनी नली, स्खलनीय नली, इसका नाम है स्खलनी नली, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्खलनी नली हो गई, फिर अपन कहेंगे अब यहां पे अपन क्या बनाते हैं, यहां पे ये मूत्राशय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इस तरह से ये मूत्राशय है जहां मूत्र इकट्ठा रहता है, ये मूत्राशय है। मूत्राशय के अंदर क्या होता है, ऐसे मूत्र इकट्ठा रहता है, यूरिनरी ब्लैडर है। इसके अंदर किडनी से मूत्र वाहिनी आती है, मूत्र वाहिनी आती है जो मूत्र लेकर आ रही है, ठीक है। ये क्या है, मूत्राशय है, क्या है, मूत्राशय। मूत्राशय क्या करता है, मूत्र को इकट्ठा रखता है। ये मूत्र वाहिनी है, जो वर्क से मूत्र बनता है उसको लेके आती है मूत्र वाहिनी। अब इसके बाद अपन कह रहे हैं ये मूत्राशय है। अब ये मूत्राशय होता है, इससे क्या होती है, मूत्र मार्ग बनेगा। स्कल नली के साथ इससे एक नली मिलेगी, स्कल नली और ये मूत्र वाहिनी आपस में मिलेगी और इस तरह से ये क्या बनाएगी, मूत्र मार्ग बनाएगी। इस तरह से ये मूत्र मार्ग बनेगा, ये मूत्र मार्ग बन जाएगा, 17 से 20 सेंटीमीटर लंबा मूत्र मार्ग बन जाएगा, ठीक है। ये मूत्र मार्ग है, उसका निर्माण हो गया। मूत्र मार्ग होगा वो शिश्न के अंतिम सिरे पर खुलेगा। ये मूत्र मार्ग शिश्न के अंतिम सिरे पर आकर खुलेगा, जिसे अपन कहेंगे मूत्र जनन छिद्र। क्या कहेंगे, मूत्र जनन छिद्र के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, ये है शिश्न के अंतिम सिरे पर खुल गया। यहां पे पीछे क्या होता है, मूत्रा मलाशय होता है जहां मल इकट्ठा रहता है और ये गुदा है, ठीक है। इस भाग का नाम आपको याद रखना है, ये स्खलनी नली है और ये मूत्र वाहिनी है। ये दोनों आपस में मिलकर एक नली बनाती है। मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलती है, मूत्र जनन मार्ग। क्या निकलता है, मूत्र जनन मार्ग इसको कहा जाता है। इससे मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी निकलता है, यानी यहां से मूत्र भी निकलेगा और मैथुन के बाद यहां से वीर्य भी निकलेगा। मूत्र जनन मार्ग या इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये मूत्र जनन मार्ग हो गया, ये हो गया शिश्न। क्या हो गया, शिश्न हो गया, जो वीर्य सेचन का काम करेगा, महिला में वीर्य को पहुंचाएगा मैथुन के समय। इसके अंतिम सिरे पर एक छिद्र है जिसका नाम है मूत्र जनन छिद्र। क्या है, मूत्र जनन छिद्र। इसका अगला भाग टोपी जैसा होता है जिसको कहते हैं शिश्न मुंड। क्या कहते हैं, शिश्न मुंड, ठीक है। इसका अगला भाग टोपी जैसा जिसका नाम होता है शिश्न मुंड। इसके ऊपर एक ढीली डाली ऐसे चमड़ी होती है, त्वचा होती है ढीली डाली, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं
शिश्नमुंड आच्छद, क्या कहते हैं, शिश्नमुंड आच्छद के नाम से जानते हैं, शिश्नमुंड आच्छद के नाम से इसको जानते हैं। ये अपने क्या करना है, डायग्राम याद रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ढीली लाली चमड़ी, इसका नाम शिश्नमुंड आच्छद है, और इसका अगला भाग टोपी के समान है जिसका नाम शिश्नमुंड है। ये क्या है, ये ऐसे मूत्र जनन मार्ग आ रहा है, यहां से वीर्य आएगा, यहां से ऐसे वीर्य बनेगा वो आएगा, और यहां से मूत्र भी आएगा। तो जब ये बाथरूम मूत्र कर देगा तो इससे निकल जाएगा, और जब सेक्स मैथुन करेगा तो इससे क्या होगा, इससे आपको बताना है वीर्य भी बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया नर जनन तंत्र, क्या हो गया, नर जनन तंत्र का चित्र, ठीक है, आरेख के निरूपण। अपने ये ध्यान रखना किस तरह से क्या चित्र बनाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें डायग्राम भी पूछते हैं, अलग अलग भाग आपसे पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है वर्षण, वर्षण कोश, फिर उसके बाद में है अधिवर्षण, अधिवर्षण यहाँ पे है, फिर शुक्र वाहिनी है, फिर ये शुक्राशय है। अब इसमें मैंने 2 ग्रंथियां नहीं बताई है। एक ग्रंथि यहाँ पे होती है ऐसे, यहाँ पे इसका नाम होता है, अपन थोड़ा अलग पेन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ये ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पे ये ग्रंथि, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोटेस्टेट ग्रंथि। और यहाँ पे आगे एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। तो यहाँ पे ये ग्रंथि बताइए, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और यहाँ इसके जस्ट आगे एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये क्या करती है, मैथुन के समय एक चिकना तरल पदार्थ निकालेगी, जिससे क्या होगा, घर्षण या रगड़ कम होगी, ठीक है। ये क्या करता है, मैथुन के समय तरल पदार्थ निकालेगा। तो ये आपको डायग्राम बनाना। अब अपन एक डायग्राम और बनाते हैं, उससे आपका थोड़ा और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम अपन और चर्चा करते हैं। अपन क्या करेंगे, 2 डायग्राम है उसकी स्टडी करेंगे। तो दोनों डायग्राम से आपको अलग अलग भाग समझ में आ जाएंगे कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, उनको अपन समझ लेंगे। नर जनन तंत्र के अलग अलग भागों को अपन समझ लेंगे। तो नर जनन तंत्र का अपन एक और डायग्राम बना रहे हैं। ये वर्षण कोश बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्षण कोश। इस वर्षण कोश के अंदर क्या होंगे, वर्षण स्थित होंगे। ये वर्षण कोश है, इसके अंदर ये वर्षण स्थित होते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। अपन सबसे पहले ये देख रहे हैं डायग्राम, इसमें ये क्या है, वर्षण कोश है, क्या है, थैले जैसी संरचना होती है, वर्षण कोश, जिसमें वर्षण स्थित होते हैं, ठीक है। ये वर्षण कोश में वर्षण स्थित है। इस वर्षण कोश को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि इसमें क्या अनुदैर्ध्य काट है वो वर्षण का दिखेगा। ये वर्षण कोश है, क्या है, होते दोनों बराबरी हैं, वर्षण कोश है। इसका तापमान थोड़ा कम होता है, ये ठंडा रहता है, इसलिए वर्षण यहाँ स्थित है ताकि शुक्र जनन क्रिया हो, शुक्राणु बने। अब इसके अंदर होते हैं वर्षण, क्या होते हैं, इस तरह से ये वर्षण होते हैं। वर्षण यहाँ पट होते हैं, ऐसे पट, इस तरह से। यहां पर ये शुक्र वाहिनियां होती है सॉरी, ये शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, ये शुक्रजन नलिकाएं हैं। ये वर्षण जालक में खुलती है ऐसे, ये वर्षण जालक है, इससे ये 15 से 20 शुक्राप वाहिकाएं निकलती है, ये शुक्राप वाहिकाएं निकलती है। यहां होता है अधिवर्षण, क्या होता है, यहां ये शुक्राप वाहिका अधिवर्षण में खुलती है, किसमें खुलती है, अधिवर्षण में। इस तरह से अधिवर्षण होता है, ये अधिवर्षण है, ठीक है। ये क्या, शुक्राप वाहिका यहाँ वर्षण के शीर्ष भाग से निकलती है बाहर, ये शीर्ष भाग से बाहर निकली ऐसे, ये शीर्ष भाग से बाहर निकलेगी। ये होगा अधिवर्षण, क्या होगा, यूं अधिवर्षण होगा, कोमा आकार, यू आकार का। फिर अधिवर्षण के बाद ये होगी शुक्र वाहिनी, क्या होगी, शुक्र वाहिनी। इस तरह से शुक्र वाहिनी है, क्या है, शुक्र वाहिनी। इधर से भी क्या होगा, ये अधिवर्षण निकलेगा, क्या निकलेगा, ये अधिवर्षण, ये अधिवर्षण निकलेगा, ये अधिवर्षण निकलेगा। फिर ये अधिवर्षण आगे शुक्र वाहिनी में खुलेगा, किसमें खुलेगा, शुक्र
वाहिनी में। ये क्या है? शुक्र वाहिनी है। क्या है? शुक्र वाहिनी है। ये क्या है? अधिवर्षण है। क्या है? अधिवर्षण। ठीक है। अब यहां से ये दोनों क्या होते हैं, ये थोड़ा यूं फूल जाता अंतिम भाग, ये थोड़ा यूं फूल जाता अंतिम भाग। ये शुक्र वाहिनी है। शुक्र वाहिनी के किस से आके मिलती हैं? शुक्र वाहिनी या शुक्रा से आके खुलता है। शुक्र वाहिनी में क्या खुलेगा? शुक्रा से। दोनों मिलेंगे, एक नली बनाएंगे, स्कल नली। ये क्या है? ये है शुक्र शुक्राशय। शुक्राशय आपस में मिलेगा और क्या बनाएगा? स्खलन नली बनाएगा। स्खलन स्खलन नली का। ठीक है, स्खलन नली का बनाएगा, नली का। अब यहां पे क्या होगा? इसके पृष्ठभाग में यहां होगा मूत्राशय, बड़ा सा एक मूत्राशय होगा। ये मूत्राशय होगा। मूत्राशय के अंदर ये क्या होगी? मूत्र, ये स्खलन नली मिलेगी मूत्राशय से, और इस तरह से ये क्या होगा? मूत्र जनन मार्ग बनेगा। क्या बनेगा? मूत्र जनन मार्ग। ये मूत्र जनन मार्ग बनेगा, जो मूत्राशय के अगले जो क्या होगा? शिश्न के अंतिम सिरे पर खुल जाएगा। कहां खुल जाएगा? शिश्न के अंतिम सिरे पर खुल जाएगा। शिश्न के अंतिम सिरे पर जाकर खुल जाएगा। ये इस तरह से शिश्न के अंतिम सिरे पर जाकर खुल जाएगा। ठीक है। ये होगा शिश्न मुंड। क्या होगा? शिश्न मुंड। ये होगा मूत्र मार्ग। क्या होगा? मूत्र मार्ग। इसका नाम होगा मूत्र जनन मार्ग। क्या होगा? मूत्र जनन मार्ग। यहां पे एक ग्रंथि होगी जिसका नाम होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। यहां एक दूसरी ग्रंथि और होगी जिसका नाम होगा काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, या इसका नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। ये क्या था? शुक्राशय था। क्या था? शुक्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। हरे हरे कलर का दिख रहा है मूत्राशय। ऊपर से यहां मूत्रवाहिनी आती है। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ये आपस में मूत्राशय के साथ ये स्कल नली मिलती हैं, और इस तरह से मूत्र जनन मार्ग। ये है मूत्र जनन छिद्र। क्या है? मूत्र जनन छिद्र। इसके ऊपर एक टोपी के समान संरचना है शिश्न मुंड। इसके ऊपर एक ढीली ढाली चमड़ी होती है जिसको कहते हैं शिश्न मुंड आच्छादित। क्या कहते हैं? शिश्न मुंड आच्छादित। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे, वर्षण की संरचना के अंदर किस तरह से क्या होता है वर्षण। तो ये अपने क्या करना, आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, अब अपन वर्षण की संरचना उससे ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा डायग्राम कैसे बनाया जाता है। हेलो बच्चों, अपन पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं मानव जनन। उसमें अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था कि नर जनन तंत्र है, उस पर अपन कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वर्षण का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे, वर्षण का अध्ययन करेंगे। आपको वर्षण है उसके बारे में पूरा समझाएंगे, किस तरह से क्या होता है वर्षण की संरचना, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वर्षण के अंदर से, उसका अपन पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं मानव जनन। चैप्टर नंबर 3 है, उसमें मानव जनन में सबसे पहला टॉपिक है नर जनन तंत्र। उस नर जनन तंत्र के अंदर अपन वर्षण है उसके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बताओगे वर्षण एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता ये प्राथमिक जननांग है। ये क्या है? ये प्राथमिक जननांग है। अब आपसे पूछा ये प्राथमिक जननांग क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होगा,
दो कारण है इसमें। इसका सबसे पहला कारण है इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है और शुक्राणु बनते हैं। सबसे पहला कारण तो इसका ये है कि इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है और इसमें क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। सबसे पहले आप बताओगे ये प्राथमिक जननांग इसलिए है क्योंकि इसमें शुक्र जनन क्रिया होती है और शुक्राणु बनते हैं। अगर शुक्राणु नहीं होंगे तो आगे क्या होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। तो वत्सण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु होते हैं और शुक्राणु बनते कहाँ है, वृषण में बनते हैं। दूसरा, इसके द्वारा एक हार्मोन का स्त्राव होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, या जिसको कहा जाता है एंड्रोजन। क्या कहा जाता है, एंड्रोजन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जननांगों का विकास करता है और पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इस हार्मोन का काम होता है पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। जो पुरुष है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, शरीर के जो मांसपेशियां बलिष्ठ होना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जैसे कि अपन कहते हैं आवाज मोटी हो जाती है। आवाज कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। आदमी की आवाज थोड़ी मोटी होती है, महिला की पतली होती है, इस हार्मोन के कारण। दूसरा क्या होता है, मांसपेशियां बलिष्ठ होती है। पुरुष और औरत दोनों में से मसल्स किसके बनते हैं, पुरुष के बनते हैं। ज्यादा ताकतवर कौन होता है, पुरुष होता है, मांसपेशियों के कारण। फिर उसके बाद इसमें क्या होते हैं, इसके अलावा शरीर के कुछ भागों में बाल उगते हैं, बालों का उगना होता है, ठीक है। शरीर के कुछ भागों में बाल उगते हैं। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अंदर जननांगों का विकास भी ये करता है। जो जननांग होते हैं उनका विकास भी करता है। तो ये हार्मोन बड़े काम की चीज है। क्या है, ये हार्मोन बड़े काम की चीज है। कहां से निकलता है, वृषण से। कहां से निकलेगा, वृषण से निकलेगा। तो वृषण एक जोड़ी होते हैं, ये प्राथमिक जननांग होते हैं। यहां से आपको कंसंट्रेट करना है। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें शुक्र जनन क्रिया होती है और शुक्राणु बनते हैं। दूसरा कारण इसमें बताना है कि इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन निकलता है जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ठीक है। ये दो कारण हो गए। फिर उसके बाद आपको बताना है वृषण वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोश में। अब ये मेन क्वेश्चन यहां से बनता है कि वृषण वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं। वृषण कोश एक थैले के समान संरचना होती है जो कि उदरीय त्वचा से बनती है। किस त्वचा से बनती है, उदरीय त्वचा से बनती है, ठीक है। इसका तापमान, अब सवाल का आंसर है, इसका तापमान जो वृषण कोश का है, वृषण कोश का तापमान लिख देते हैं। वृषण कोश का तापमान, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से, किससे, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। शरीर के तापमान से कितना कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। शरीर के तापमान से कितना कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और शुक्र जनन के लिए तापमान कम चाहिए। और शुक्र जनन के लिए क्या चाहिए, तापमान कम चाहिए, नहीं तो शुक्राणु बनेंगे नहीं, ठीक है। अब मान लो सवाल आ गया कि ये वृषण है, ये वृषण कोश में नहीं होकर कोई व्यक्ति है उसके उदर में भेज दिए जाए, किसी वर्ष व्यक्ति के या उदर में भेज दिए जाए या ऊपर चले जाए, वृषण कोश में नहीं आए तो क्या होगा। तो आपको बताना है, या गर्मी ज्यादा होती है या तापमान होता है 36.8 बॉडी का टेम्परेचर। इसका तापमान कितना होता है, इसका तापमान 33 से 34 होता है, ठीक है। ये थोड़ा कूल होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पे ये जो वृषण कोश है इसका तापमान क्या है, 33 से 34 ही है। यानी उदर के तापमान, जो शरीर के अंदर बॉडी है उसका तापमान है 37 डिग्री और यहाँ 33 से 34 है, तापमान थोड़ा कम है। तो अपन कहते हैं शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिससे शुक्र जनन क्रिया होती है और शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। शुक्र जनन क्रिया के लिए तापमान कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ये अपने 3 क्वेश्चन छोटे छोटे बन गए। सबसे पहला सवाल बन गया कि वृषण को प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन है, उससे क्या क्या कार्य उसका। फिर उसके बाद ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों को कई बार बता दिया जाता है, बच्चों द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये होते हैं, 2-3 दिन बाद वापस पूछते हैं बच्चों द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं।
तो भूल जाते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की चीज है, आपको ऐसे इसको पढ़े के रूप में नहीं लेना है। लड़का है तो लड़के के अंदर क्या लक्षण होते हैं, अब आप लोग सब 11वीं 12वीं के बच्चे 12वीं के बच्चे हो, आपके अंदर ये सब लक्षण हो चुके हैं। आपकी आवाज थोड़ी मोटी है, फोन पे बात करते ही आपका पता चल जाता है लड़का बोला है लड़की। मांसपेशियां आपकी आपका जिम भी जाने शुरू हो गए हो तो आपकी मांसपेशियां बलिष्ठ होनी शुरू हो गई हैं, शरीर के कुछ भागों में बाल भी उगने लग गए हैं और जननांग भी विकसित होने लग गए हैं। तो ये सब कौन नियंत्रित कर रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित कर रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो उसको आपको समझना है, जो कि क्या होते हैं, ये लक्षण है, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अपन वर्षण पढ़ रहे हैं। अब वर्षण का इंट्रोडक्शन हो गया, वर्षण का थोड़ा आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग स्टडी कंटिन्यूस करो, कोई भी समस्या हो मेरे से पूछो कि ये सर हमको समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा अच्छी तरह आप लोगों को। अब वर्षण के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, ये वर्षण है, इसके चारों तरफ आवरण होता है, इस आवरण को कहते हैं वर्षण खोल। क्या कहते हैं, वर्षण के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को क्या कहते हैं, वर्षण खोल कहते हैं। ठीक है, वर्षण के चारों तरफ जो आवरण होता है उसको वर्षण खोल कहते हैं। ये वर्षण खोल वर्षण में जगह जगह धंसता है इस तरह से ये, और ये वर्षण पट बनाता है। क्या बनाता है, वर्षण पट। वर्षण खोल क्या हुआ, वर्षण में जगह जगह धस गया और क्या बनाया, वर्षण पट बनाया। ठीक है, अब वर्षण पट के अंदर जो प्रत्येक वर्षण पट है, इसके कारण ये वर्षण कक्षों में बढ़ गया। किसमें बढ़ गया, कक्षों के अंदर बढ़ गया है। तो अपन ने कहा वर्षण के चारों तरफ जो आवरण है उसको क्या कहते हैं, वर्षण खोल कहते हैं। वर्षण खोल जगह जगह ये वर्षण में ऐसे धसा, ये जगह जगह ये वर्षण में धसा, वर्षण खोल जगह जगह वर्षण में धसा और बनाया वर्षण पट। पटों के कारण वर्षण कक्षों में बढ़ गया, ये कक्ष 1 2 3 4 ऐसे कक्षों में बढ़ गया। ठीक है, ये कमरा है, उस कमरे के अंदर थोड़ा यूं कोई अंदर वो क्या होता है, अंदर कुछ डाल देते हैं, ऐसे ये थोड़ा सा अंदर घुस गया है, इसको अपन ने कहा वर्षण पट। तो अपन लाइन लिखेंगे, वर्षण के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, वर्षण के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, वर्षण के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को क्या कहते हैं, वर्षण खोल। ये वर्षण खोल है, ये वर्षण में धस जाता है, वर्षण खोल वर्षण में धस जाता है, वर्षण में धस जाता है, धस जाता है और वर्षण पट बनाता है। क्या बनाता है, वर्षण पट बनाता है। पटों के कारण वर्षण कक्षों में बढ़ जाता है, पटों के कारण वर्षण कक्षों में बढ़ जाता है। पटों के कारण वर्षण किस में बढ़ जाता है, कक्षों में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाएगा, कक्षों में बढ़ जाता है। अब अपन कक्ष में अध्ययन करेंगे, तो प्रत्येक कक्ष के अंदर क्या होते हैं, प्रत्येक कक्ष के अंदर 200 से 400 ऐसे शंक्वाकार पिंडक होते हैं। प्रत्येक कक्ष के अंदर ऐसे 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। प्रत्येक कक्ष के अंदर ऐसे 200 से 400, प्रत्येक कक्ष के अंदर 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। प्रत्येक कक्ष के अंदर 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। मैंने एक पिंडक बनाया शंक्वाकार, ऐसे कितने होते हैं, 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। प्रत्येक कक्ष में कितने शंक्वाकार पिंडक होते हैं, 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। इस तरह से शंक्वाकार पिंडक। ठीक है, अब प्रत्येक शंक्वाकार पिंडक में, प्रत्येक शंक्वाकार पिंडक है उसके अंदर 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है। उसके अंदर 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है। इस प्रत्येक जो शंक्वाकार पिंडक है उसमें 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होती हैं। ये है, इसका एक और नाम होता है रेता नलिका, इसका एक और नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूबस, सेमिनिफेरस ट्यूबस, सेमिनिफेरस ट्यूबस, सेमिनिफेरस ट्यूबस। ये अपने मेन क्वेश्चन यहां से ये पुटअप होता है, ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट। वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ, वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ, वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। तो अपन कहते हैं शुक्र जनन नलिका। ये शुक्र जनन नलिका होती हैं, ये वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसका आंसर है शुक्र जनन नलिका।
शुक्रजन नलिका क्यों है? क्योंकि इसको निकाल देंगे तो वर्षण खोखला हो जाएगा। इसके अंदर मेन शुक्रजन नलिका ही होती है, इसको निकालने पर वर्षण खोखला हो जाएगा। इसका रीजन है वर्षण खोखला हो जाएगा। दूसरा कारण है इसमें शुक्राणु उत्पादन होता है, इसमें शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु बनते हैं। इसमें शुक्र जनन क्रिया द्वारा क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। ये मेन आंसर है। तो सवाल आया वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। तो वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम है शुक्र जनन नलिका। क्या नाम है? शुक्र जनन नलिका। ये शुक्र जनन नलिका है, ये वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये सवाल हजारों बार आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका है वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है और शुक्राणु बनते हैं और इसको निकाल देने पर वर्षण खोखला हो जाता है। ठीक है, अब ये शुक्रजन नलिका है, इसके बीच में या खाली स्थान है, इसको कहते हैं अंतराली अवकाश। इसमें अंतराली उत्तक भरा होता है। ठीक है, इसमें रक्त वाहिनियां, इसमें क्या होगा? रक्त वाहिनियां होगी। क्या होगी? इसके चारों तरफ ये अंतराली उत्तक है, इसके चारों तरफ क्या है? शुक्रजन नलिका के चारों ओर अंतराली उत्तक है। इस अंतराली उत्तक में क्या है? रक्त वाहिनियां। क्या है? रक्त वाहिनियां। इसमें और क्या है? तंत्रिका तंतु। और क्या है? और एक विशेष प्रकार की कोशिका है इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका है। इसमें एक विशेष तरह की कोशिका है जिसका नाम है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अंतराली कोशिका या क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे कहा जाता है अंतराली कोशिका या अपन कहते हैं लीडिंग कोशिका। क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका। ये नाम आपको याद रखना है। अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका, इसके चारों ओर अंतराली अवकाश में है। अंतराली अवकाश या अंतराली उत्तक में रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु और क्या होता है? और लीडिंग कोशिका होती हैं। इस लीडिंग कोशिका से क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है। बच्चों ये सवाल है, अपने एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। ये एंड्रोजन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये यहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये अपने ध्यान रखना है। तो अपन ने बताया सबसे पहले कि ये क्या है? ये वर्षण के चारों तरफ आवरण है, इसका नाम क्या है? वर्षण खोल। क्या है? वर्षण खोल है। वर्षण खोल, जगह जगह वर्षण में दशा क्या बनाया? वर्षण पट। पट के कारण वर्षण किस में बढ़ गया? कक्षों में। किस में बढ़ गया? कक्षों में। फिर कक्षों में बढ़ने के बाद प्रत्येक कक्ष के अंदर कितने पिंडक है? 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक है। प्रत्येक शंक्वाकार पिंडक में कितनी नलिकाएं होती हैं? प्रत्येक शंक्वाकार पिंडक में 2 से 3 शुक्रजनन नलिका होती हैं। अब शुक्रजन नलिका को अपन रहता नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूबस कहते हैं। ये वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्यों है? इसको निकाल देने पर वर्षण खोखला हो जाता है। क्रियात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें शुक्रजनन क्रिया होती है और शुक्राणु बनते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद सवाल आता है कि इसके चारों तरफ जो खाली जगह है उसको अंतराली अवकाश कहते हैं। उस अंतराली अवकाश में अंतराली उत्तक भरा होता है। इस अंतराली उत्तक में रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु और लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका होती हैं। इस कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम बताओ? एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। ये इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं आपको, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ये वर्षण की संरचना पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? वर्षण की संरचना। वर्षण की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं अपन। वर्षण की संरचना बहुत ही सरल है, अपने कोई इतनी हार्ड नहीं है वर्षण की संरचना। तो अपन आराम से इसको याद कर लेंगे। क्या करेंगे? आराम से इसको याद कर लेंगे वर्षण की संरचना को। वर्षण की संरचना, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ।
तो वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम होगा सेमिनिफेरस ट्यूबस, यानी कि अपन कहेंगे रेता नलिका, या इसका दूसरा नाम है शुक्रजनन नलिका, शुक्रजनन नलिका, या इसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूबस, सेमिनिफेरस ट्यूबस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अपन कहते हैं अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, अपने को बताना है। इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को अपन कहते हैं एंड्रोजन, या इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल है वर्षण वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं? वर्षण वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं? ठीक है, अगला सवाल है प्राथमिक जननांग, नर में प्राथमिक जननांग का नाम लिखो। नर में प्राथमिक जननांग का नाम लिखो, प्राथमिक जननांग का नाम लिखो। अगला सवाल है एंड्रोजन हार्मोन के कार्य लिखो, एंड्रोजन हार्मोन के कार्य लिखो। ये सब सवाल इसमें से अपने ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं, वर्षण की संरचना ही पढ़ रहे हैं, या क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गया कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्षण के अंदर शुक्रजन नलिका है उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। वर्षण के अंदर शुक्रजन नलिका, उस पे एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। तो वर्षण है, उस वर्षण के चारों तरफ जो आवरण था उस आवरण का नाम था वर्षण खोल। ये वर्षण खोल जगह जगह वर्षण में दशा वर्षण पट बनाए वर्षण पटों के कारण वर्षण कक्षों में बढ़ गया, और कक्षों के अंदर क्या थे? 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक थे। कक्षों के अंदर कितने थे? 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक थे। अब प्रत्येक पिंडक के अंदर 2 से 3 शुक्रजन नलिका थी। प्रत्येक पिंडक के अंदर कितनी नलिका थी? 2 से 3 शुक्रजन नलिका। अब अपन शुक्रजन नलिका है उसका अध्ययन करेंगे। किसका? शुक्रजन नलिका। पहला पॉइंट बता दोगे, ये वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ये वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहला पॉइंट ये बताना है। फिर आपको बताना है इसके दीवार के 2 स्तर होते हैं। इसके बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली होती है जिसको ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। इसके बाहर की तरफ एक पतला स्तर होता है जिसको ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं, और इसके भीतर की तरफ होती है जनन उपकला। क्या होती है? इसके भीतर की तरफ होती है जनन उपकला। तो इसके भी 2 स्तर है, बाहर की तरफ है जिसका नाम आपको बताना है ट्यूनिका प्रोपिया, और भीतर की तरफ होती है जनन उपकला। क्या होती है? जनन उपकला। जनन उपकला होती है ये घनाकार उपकला होती है। कैसी होती है? घनाकार उपकला होती है, और स्तंभाकार उपकला होती है। 2 तरह की होती है। ठीक है, इसमें 2 तरह की कोशिका होती है। एक कोशिका का नाम होता है शुक्राणुजन्य कोशिका, शुक्राणुजन्य कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। दूसरी कोशिका होती है जिसका नाम होता है सर्टोली कोशिका। दूसरी कोशिका का नाम होता है सर्टोली कोशिका। तो इसमें कितने तरह की कोशिका होती है? 2 तरह की होती है, शुक्राणुजन्य कोशिका और सर्टोली कोशिका। ठीक है, एक कोशिका हो गई शुक्राणुजन्य और एक हो गई सर्टोली कोशिका। ये जो शुक्राणुजन्य कोशिका है इसका लगातार बारंबार समसूत्री विभाजन होता है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, या इसका नाम होता है पूजननीय कोशिका, पूजननीय कोशिका। इसका लगातार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है और शुक्राणु बनते हैं। इसका लगातार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होगा और शुक्राणु बनेंगे। सर्टोली कोशिका का एक और नाम होता है, इसको नर्स कोशिका, इसको धात्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, ये स्तंभाकार होती हैं, ये स्तंभाकार होती है। सबसे पहले आपको बताना है स्तंभाकार होती हैं, ये संख्या में कम होती हैं। स्तंभाकार होती है, संख्या में कम होती हैं। इसका मेन काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। इसका मेन काम होता है शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा, आलंबन प्रदान करना।
इसका मेन काम है शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा और आलंबन प्रदान करना। ये सवाल आता है मेन कि ये सर्टोली कोशिका क्या काम करती हैं। सर्टोली कोशिका ऐसे बीच बीच में होती है, ऐसे यूं सर्टोली कोशिका संख्या में कम होती है, बीच बीच में होती है। ये शुक्राणु को सुरक्षा, शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा, शुक्राणु को आलंबन देती हैं। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आता है। सर्टोली कोशिका कार्य बताओ, तो ये शुक्राणु को पोषण देती है, शुक्राणु को सुरक्षा देती है और शुक्राणु को क्या देती है, आलंबन। यहां से ये शुक्राणु पूर्वी जुड़ते हैं और ये शुक्राणु जब तक बनते हैं तब तक ये क्या करती हैं, इसको पोषण, सुरक्षा और आलंबन देती हैं। तो इस तरह से सर्टोली कोशिका का आपसे कार्य पूछे तो आपको इतना सा बताना है, ये शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा और आलंबन प्रदान करती हैं। ठीक है, ये अपने चल रहा है वर्षण की संरचना। अब वर्षण की संरचना में ये क्या है, शुक्रजन नलिका है, इसका अपन अध्ययन कर लिया है। बच्चों आप लोग स्टडी करो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो ध्यान से आप लोग याद कर लेना, आपको बार बार क्या समस्या नहीं आएगी। अब अपन देखो, अपन इसके बाद देख रहे हैं ये वर्षण है, क्या है, ये वर्षण है। ये शुक्रजनन नलिका है, क्या है, ये शुक्रजनन नलिका है। इस तरह से ये शुक्रजनन नलिका होती है, ये शुक्रजनन नलिका होती है, सब शुक्रजनन नलिकाएं हैं। ये शुक्रजनन नलिकाएं होती है वर्षण में। ये शुक्रजनन नलिकाएं क्या होती हैं, वर्षण के मध्य में जाकर, ये शुक्रजनन नलिकाएं वर्षण के मध्य में जाकर वर्षण जालक में खुलती है। इस तरह से ये वर्षण जालक है, इस वर्षण जालक में ये खुलती है। ये किस में खुलती है, ये वर्षण के मध्य में वर्षण जालक में खुलती है, ये वर्षण जालक है। ये शुक्रजनन नलिकाएं क्या है, ये ध्यान रखना, मैं लाइन कैसे समझा रहा हूं। शुक्रजनन नलिकाओं में क्या बनते हैं, शुक्राणु, क्या बनते हैं, शुक्राणु। शुक्रजनन नलिकाएं क्या होती हैं, वर्षण के मध्य में जाकर वर्षण जालक में खुलती हैं। कहां खुलती हैं, ये वर्षण जालक है, इस तरह का ये वर्षण जालक है, जिसमें बहुत सारे जाल ही जाल है, बहुत सारी कुंडलित नलिका है। वर्षण जालक से क्या होता है, 15 से 20 ये क्या होती है, कम कुंडलित होती हुई नलिकाएं निकलती है। वर्षण जालक से 15 से 20 ऐसे कम कुंडलित होती हुई नलिकाएं निकलती हैं। ऐसे ये वर्षण जालक से 15 से 20 कम कुंडलित होती हुई नलिकाएं निकलती हैं। इन्हें कहते हैं शुक्र वाहिका। क्या कहते हैं, वाहिका, वाहिका। इन्हें क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका। तो सबसे पहले क्या है, शुक्रजनन नलिका। शुक्रजनन नलिका कहाँ खुलती है, शुक्रजनन नलिका खुलती है वर्षण जालक में। तो शुक्राणु शुक्रजनन नलिका में बनते हैं, कहाँ आते हैं, वर्षण में शुक्राणु आ गए। फिर उसके बाद वर्षण जालक से क्या निकलती हैं, वर्षण जालक से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं। 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं जो कि शुक्र वाहिका में खुलती हैं। ये शुक्र वाहिकाएं हैं, ये वर्षण जालक है, इससे 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं। वर्षण जालक से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्र वाहिकाएं। ये शुक्र वाहिकाएं वर्षण के शीर्ष भाग से बाहर निकलती हैं। ये वर्षण के शीर्ष भाग से बाहर निकलती हैं। ये वर्षण के शीर्ष भाग से बाहर निकलती हैं और ये किस में खुलती हैं, ये खुलती हैं अधिवर्षण में। किस में खुलती हैं, ये अधिवर्षण में जाकर खुलती हैं। ये इस तरह से अधिवर्षण में जाकर खुलती हैं, अधिवर्षण में जाकर खुलती हैं। तो क्या हुआ, नंबर 1 क्या है, शुक्रजनन नलिका। शुक्रजनन नलिका किस में खुली, वर्षण जालक में। वर्षण जालक क्या है, 2 नंबर। वर्षण जालक किस में खुला, वर्षण जालक से क्या निकली, शुक्र वाहिकाएं। वाहिकाएं हैं, शुक्र वाहिकाएं। कई जगह अपवाहिका भी लिखा होता, अपवाहिका। शुक्र अपवाहिकाएं वर्षण के शीर्ष भाग से बाहर जो साइड में खुलती हैं, अधिवर्षण में। किस में खुलती हैं, अधिवर्षण में। तो शुक्राणु शुक्रजनन नलिका में बनेगा, यहां से कहां आएगा, वर्षण जालक में। वर्षण जालक से कहां आएगा, शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका से कहां आएगा, अधिवर्षण में आएगा। ये अपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये शुक्राणु की गति हो रही है। क्या हो रही है, शुक्राणु की गति हो रही है। अब अपन देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो ये वर्षण है, क्या है, ये वर्षण है। इस वर्षण से क्या निकलेगा, वर्षण से अधिवर्षण निकलेगा।
ये इस तरह का अधिवर्षण होगा, इसमें शुक्राणु जा रहे हैं। यहाँ शुक्राणु 1 महीने तक सुरक्षित रहते हैं, 1 महीने तक यहाँ शुक्राणुओं का संग्रहण होता है अधिवर्षण में। अधिवर्षण में शुक्राणु कितने माह तक रुके रहते हैं? 1 माह तक। कितने माह तक रुके रहते हैं? 1 माह तक। या शुक्राणुओं का स्थायी संग्रहण होता है अधिवर्षण में और शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, या शुक्राणुओं का स्थायी संग्रहण होता है और शुक्राणुओं का क्या होता है? परिपक्वन। फिर उसके बाद यहां से क्या होता है? यहां से ये अधिवर्षण है वो निकल जाता है शुक्र वाहिनी में। किसमें जाता है? वो थी वाहिका। क्या थी? वाहिका। ये है शुक्र वाहिनी। क्या है? शुक्र वाहिनी। वाहिनी वो है वाहिका। वाहिका यहाँ है और ये वाहिनी है। शुक्र वाहिनी का अंतिम सिरा फूल जाता है, उसको कहते हैं एम्पुला। यहाँ शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह। फिर एम्पुला है, उसमें आके खुलती हैं अपने शुक्राशय। क्या खुलता है? शुक्राशय। और बनती है स्खलन नलिका। क्या बनती है? स्खलन नलिका। स्खलन नलिका होती है। स्खलन नलिका से फिर आएगा यहां से ये मूत्र नलिका। क्या आएगी? मूत्र नलिका। और मूत्र नलिका आगे बढ़ाएगी मूत्र जनन मार्ग, और मूत्र जनन मार्ग बाहर शिशु में द्वारा बाहर खुल जाएगा। ये इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। ये क्या है? ये शुक्राशय है। शुक्राशय। ये यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है? यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। यहाँ पे क्या है? काउपर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? काउपर ग्रंथि है या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो मार्ग आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? मार्ग याद रखना है। मार्ग बताता हूं मैं आपको वापस। सबसे पहला है अपने नंबर 1 है, ये क्या थी? ये थी शुक्रजन नलिका। नंबर 1 है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका में क्या बने? शुक्राणु। शुक्रजन नलिका में क्या बने? शुक्राणु। कहाँ आए शुक्राणु? वर्षण जालक में। शुक्रजन नलिका से कहाँ आए शुक्राणु? वर्षण जालक में। वर्षण जालक से क्या निकली? वर्षण जालक से 15 से 20 नलिकाएं निकली, शुक्र वाहिकाएं। यहाँ आए तो 3 नंबर हो गया शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका से कहाँ आए शुक्राणु? अधिवर्षण में। अधिवर्षण से शुक्र वाहिनी में आए, और शुक्र वाहिनी से कहाँ आए हैं? ये शुक्र वाहिनी से आए एम्पुला में। कहाँ आए? एम्पुला में। एम्पुला से शुक्राणु है वो कहाँ आए? स्खलन नली में। स्खलन नली में। स्खलन नलिका में। स्खलन नलिका से कहाँ आए? स्खलन नलिका से मूत्र जनन मार्ग से। मूत्र जनन मार्ग से कहाँ आ गए? शरीर से बाहर, ये वीर्य के साथ। ये जो शुक्राशय है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसका ऊपर ग्रंथि, इन तीनों से एक तरल पदार्थ निकलता है जो क्या बनाता है? वीर्य का कुछ भाग बनाता है, 55% भाग। इस तरह से शुक्राणु और इन दोनों के मिलने से ये बनता है। ठीक है, तो मार्ग याद हो गया आपको। अब अपन बताते हैं आपको कि भाई किस तरह से क्या होता है अपने ये। एक तो आपको वीर्य के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, एक आपको इन शिशन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। अब इसमें क्या है? सहायक ग्रंथियों के नाम याद रखने हैं। पूछा जाता है कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां हैं। सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक जनन ग्रंथियों के 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम है अपने प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरी अपने है शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। और तीसरा है जिसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये नाम बच्चों याद रख लेना, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। यूरिथ्रल ग्रंथि। 3 ग्रंथियों के नाम याद रखने हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां हैं। ठीक है, अब अपन कहते हैं इनसे क्या निकलता है? इनसे शुक्रिय दरु निकलता है। इनसे एक दरु निकलता है जिसका नाम होता है सेमिनल प्लाज्मा। इससे शुक्रिय दरु निकलता है सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इस सेमिनल प्लाज्मा में होता है आपके एंजाइम। क्या होते हैं? बहुत सारे इसमें एंजाइम होते हैं। फिर इसमें क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? फिर इसमें क्या होता है? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज शुक्राणु को पोषण देता है। ठीक है, ये सब होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सब शुक्राणु की गतिशीलता बनाए रखते हैं, शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि से एक लुब्रिकेंट पदार्थ निकलता है।
बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि से एक लुब्रिकेंट पदार्थ निकलता है जिसको कहा जाता है स्नेहक। क्या कहा जाता है? स्नेहक। यानी आपको पता ही है, अगर घर्षण ज्यादा होता है तो बीच में अपन ग्रीस लगा देते हैं, घर्षण कम होता है। तो ये मैथुन के समय क्या करता है? ये मैथुन के समय मादा के योनि भाग में फैल जाता है। ये मैथुन के समय मादा के योनि भाग में फैल जाता है और घर्षण और रगड़ को कम करता है। ठीक है, मैथुन के समय होने वाली घर्षण और रगड़ को कम करता है, ये अपने ध्यान रखना है। इससे तरल पदार्थ निकलेगा, उसका ये काम है। अब इसके बाद में है शिश्न। क्या है? शिश्न के बारे में आपको बताओगे, ये जननेंद्रिया है। क्या है? जननेंद्रिया है, यानी जनन में काम आने वाली इंद्री है। ये उत्तकों की बनी होती है, संयोजी उत्तकों की। ठीक है, इसमें इरेक्शन का गुण होता है। इरेक्शन का गुण मतलब ये क्या होता है? उत्पतनशील, यानी ये खड़ा होता है। ठीक है, इसमें इरेक्शन का गुण होता है। इसका काम है वीर्य सेचन करना, यानी पुरुष के जो वीर्य होता है उसको महिला के योनि भाग में पहुंचाना। ये कृत्रिम वीर्य सेचन का काम, प्राकृतिक वीर्य सेचन का काम करता है। ठीक है, ये वीर्य सेचन का काम करता है। शिश्न का अंतिम भाग टोपी के समान होता है, जिसे कहा जाता है शिश्न मुंड। क्या कहा जाता है? शिश्न मुंड। और इसके चारों तरफ चमड़ी होती है, त्वचा होती है, जिसको कहते हैं शिश्न आच्छद। क्या कहते हैं? अग्र आच्छद भी लिखा हुआ है, अग्र आच्छद, यानी फोर स्किन। अग्र आच्छद के नाम से जानते हैं, फोर स्किन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। इसके ठीक बीच में क्या होता है? मूत्र जनन मार्ग होता है। इसके अंतिम सिरे पर मूत्र जनन छिद्र होता है, जिससे मूत्र बाहर निकलता है और वीर्य भी बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने आपको लाइन से लाइन बता दिया है।